Hello everyone, I am Shreya. Welcome to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our new chapter Chemical Kinetics. गाइस केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करें तो यह क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 है, जिसके आज हम लोग कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चे, हम लोग जब इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो एनसीईआरटी की इंडेक्स के जितने भी टॉपिक हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि एनसीईआरटी बुक में आपके वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि दिए गए हैं और जिनको हम कवर करने वाले हैं। तो गाइज अगर बात करें अपने पहले टॉपिक की तो हम लोग इंट्रोडक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, यानी कि आपकी केमिकल रिएक्शन की रेट क्या हो सकती है, कैसे डिपेंड करेगी, इन सभी चीज़ों पर हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकेंड, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करेंगे। थर्ड, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के डेरिवेशंस को देखेंगे। थर्ड, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन, किस तरह से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्दर, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। गाइस, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल कोलाइड्स होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलिजन भी करते हैं। उनका जो कोलिजन है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है उस पर डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन। गाइस, इसके बारे में हम लोग लास्ट कंसेप्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब आपके सारे कंसेप्ट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चे, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। तो गाइज, अगर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, हम इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले कुछ केमिकल काइनेटिक्स के बारे में समझ लेते हैं। क्या है केमिकल काइनेटिक्स, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जब भी आपकी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो इसमें 3 चीज़ें आपको डिपेंड करेंगी रिएक्शन पर। पहली चीज़ कि आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसकी फीजिबिलिटी क्या है, फीजिबिलिटी क्या है, ठीक है। सेकंड चीज, आपके रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है। एंड थर्ड गाइस, लास्ट, आपकी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, यानी रिएक्शन का रेट क्या है। ये 3 चीजें होंगी, जब हमको पता होंगी तभी हम केमिकल काइनेटिक्स की बात कर पाएंगे, यानी कि इस चैप्टर में हम इन तीनों का डिस्कशन करेंगे। गाइज, अगर बात आती है फीजिबिलिटी की, तो फीजिबिलिटी आपको कैसे पता चलेगी, देखो जरा। जब आपकी बात आएगी फीजिबिलिटी की तो हमेशा ध्यान रखना ये आपकी डेल्टा जी की वैल्यू बताएगी। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, सभी में हम लोगों ने डेल्टा जी की वैल्यू के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपके डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम है यानी कि निगेटिव है तो आपकी रिएक्शन फीजिबल होगी, यानी कि आपकी रिएक्शन पॉसिबल होगी। वहीं पर अगर आपके डेल्टा जी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो गाइज आपकी होने वाली रिएक्शन फीजिबल नहीं है, यानी कि आपकी रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं होगी। अगर आपकी डेल्टा जी की वैल्यू 0 के इक्वल है यानी कि आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। ये आपके 3 फीजिबल रिएक्शन के टर्म्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सेकंड है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, आपकी रिएक्शन कितनी लंबी जा रही है, कितने टाइम तक चलने वाली है, ये आपकी किस पर डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। किस पर डिपेंड करेगी, ये आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। क्लियर। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दोनों पर, और आपके कौन से करस्पॉन्डिंग आपने कंडीशंस को अप्लाई किया है उस पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। ये तो हो गई एकदम बेसिक सी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। सेकेंडली, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो केमिकल काइनेटिक्स आपने टॉपिक को पूरा समझ लिया। अब गाइज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। जब भी आपकी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आपके कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट्स में बदल रहे होते हैं, है ना। ऐसे तो हो रहा होता है
कि कुछ रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, ऐसे हो रहा होता है। अब ये जो आपके रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन है और जो आपके प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन को शो करेगा। कैसे शो करेगा, देखो मान लो आपकी एक, यहाँ पर मैं टाइम दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आपका टाइम दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट। तो गाइज जस्ट इमेजिन कि एक टाइम टी पर T1, T2, T3 है ना, और T4, ठीक है। इस पे कॉन्सेंट्रेशन आपके क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, ये आपके कॉन्सेंट्रेशन है। अब T1 टाइम पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे जाएगी, देखो आपके 0, जब आपका आपका रिएक्टेंट 0 है, ठीक है, जब आपका रिएक्टेंट 0 है तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट कैसा जाएगा, 0। अगर आपका रिएक्टेंट 1 है तो यानी कि आपका बनने वाला कॉन्सेंट्रेशन कितने में से जाएगा, एक सेकेंड, यस 2 मिनट रुकना जरा, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया क्योंकि हमें रिएक्टेंट्स को कम करना चाहिए। अब देखो जरा, मान लो आपका रिएक्टेंट की टोटल क्वांटिटी 4 है, तो T1 टाइम पर आपके प्रोडक्ट का कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्या हुआ, आपके प्रोडक्ट का कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब T2 टाइम पर क्या होगा, थोड़ा सा इसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 3। अगर आपके T3 टाइम की बात करें तो इसका प्रोडक्ट और कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। T4 टाइम पर इसका रिएक्टेंट और ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और अगर बात करें T5 टाइम की तो शायद हो सकता है पूरा रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी कि आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या क्या आई गाइज, T2 टाइम पर आपका प्रोडक्ट हो गया 1, T3 टाइम पर आपका प्रोडक्ट हो गया 2, और T4 टाइम पर आपका प्रोडक्ट हो गया 4, और T5 टाइम पर आपका प्रोडक्ट हो गया 4। यानी कि जब आपका पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया तब आपका पूरे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो गया, जबकि जब आपकी कोई रिएक्शन नहीं हुई थी तो आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बना था। यानी कि टाइम के चेंज के साथ साथ आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब ये किस स्पीड से, कितने टाइम पीरियड के अंदर रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेगा। क्या करेगा, ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेगा, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। चलिए गाइज अब चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। सम रिएक्शन सच एज आयनिक रिएक्शन, गाइज कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बहुत तेजी से बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे कि आपकी आयनिक रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फास्ट रिएक्शंस में गाइज आपकी होती है आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन जो कि आपकी बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे AgCl है, NaCl है। जब इनका इनका प्रेसिपिटेशन होता है तो ये बहुत फास्टली होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है ना। तो बस सम रिएक्शन सच एज आयनिक रिएक्शन अकर वेरी फास्ट फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, है ना, Ag+Cl- फॉर इंस्टेंटेनियसली बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन को इन्वॉल्व कर दे तो बहुत जल्दी आपके सोडियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो क्या है, ये आपकी एक आयनिक रिएक्शन है जो कि बहुत तेजी से होती है। इसी तरीके से अगर सेकेंड रिएक्शन की बात करूं तो गाइज रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन ये आपकी स्लो रिएक्शन है। जस्ट अ मिनट, रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करें तो गाइज ये आपका किसका एग्जाम्पल होगा, स्लो रिएक्शन का। स्लो रिएक्शन की अगर बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि आयरन पर जंग लगना, ये आपकी बहुत स्लो रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन आपकी मॉडरेट रिएक्शन होती हैं। कैसी होती हैं, मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड, फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड ये आपकी क्या है, ये आपकी मॉडरेट रिएक्शंस में भी आती है। तो ये 3 तरीके की आपकी रिएक्शंस होती हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑन द अदर हैंड सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो, कुछ रिएक्शन आपकी बहुत स्लो होती है, जैसे कि गाइज रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। थर्ड है ऑल्सो
देयर आर रिएक्शन ऑफ इन्वर्जन शुगर केन का जब इन्वर्जन होता है यानी कि आपके स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है, तो गाइज ये भी आपकी एक मॉडरेट स्पीड में होने वाली रिएक्शन है। तो आप चाहो तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख सकते हो, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन या फिर केन शुगर, कुछ भी लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मान लो कोई आपकी दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, और ये आपको सी और डी प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो गाइज जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा गाइज, ये डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। किस पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। तो ये आपके कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा इन यूनिट टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, अब गाइज आप चाहो तो इसको इस तरीके से समझ लो, नहीं तो आगे स्लाइड में मैंने आपके लिए लिखा हुआ है द रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे आपकी कॉन्सेंट्रेशन का रेट डिक्रीज होता जाता है रिएक्टेंट में, हमारा जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है। उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, कि अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, आपका एक टाइम दिया है, पर्टिकुलर टाइम, और उस पर आपका रिएक्टेंट है और उस पर आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो मान लो टाइम T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है। तो गाइज रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, 4 3 2 1 0, यानी कि स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्ट नहीं बना। T1 समय पर 1 यूनिट प्रोडक्ट बन गया, T3 समय पर 2 यूनिट प्रोडक्ट बन गया, T4 समय पर 3 यूनिट प्रोडक्ट बन गया, T5 समय पर 4 यूनिट प्रोडक्ट बन गया। यानी कि जब पूरा रिएक्टेंट आपका खत्म हो गया तो पूरा आपका उसका प्रोडक्ट बन गया। वहीं पर स्टार्टिंग में कोई आपका रिएक्टेंट यूज नहीं हुआ तो प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो क्या देखा आपने कि आपके रिएक्टेंट में कमी आ रही है ना, रिएक्टेंट में कमी आ रही है और प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो वही चीज लिखी है, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन का एज्यूम कर लिया जिसमें वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें आपका जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, एक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पर आपका जो प्रोडक्ट है और जो आपका रिएक्टेंट है दोनों की क्वांटिटी समान होगी, जिसको हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम, राइट। वन मोड ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट पी। अगर हम किसी भी रिएक्टेंट के 1 मोल ले लें तो गाइज आपके 1 मोल ही प्रोडक्ट बनेंगे। देख पा रहे हो, पीछे देखो, आपने 4 मोल लिए तो 4 मोल ही आपके प्रोडक्ट बने, राइट। इफ R1 एंड P1, अगर बात करें हम R1 एंड P2 की, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का वो करस्पॉन्डिंग टू द टाइम होगा। पीछे देखो, जो आपका प्रोडक्ट था वो किसके था, करस्पॉन्डिंग टू द टाइम था, राइट। नेक्स्ट देखो, एंड R2 P2 आर देयर कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, जो एक सेकेंड, एट टाइम T1 एट टाइम T2, ठीक है, T1 T2 टाइम के करस्पॉन्ड होगा। तो गाइज अगर हम टाइम डिफरेंस निकालें, कैसे निकालेंगे, डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। वहीं पर अगर डेल्टा R की बात करें, यानी आपके रिएक्टेंट के डिफरेंस की बात करें, कितना पर्टिकुलर टाइम के साथ खत्म हुआ, तो वो हो जाएगा R2 माइनस R1। यानी कि पीछे देखो, अगर हम कमी निकालें आपके रिएक्टेंट्स में से तो क्या करेंगे, आपके R2 में से R1 कर देंगे, यानी कि -1, एक की कमी हो गई, ठीक है। माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि एक की कमी हुई। इसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट में करेंगे P2 माइनस P1, है ना, P2 माइनस P1। अब देखो P2 माइनस P1 यानी कि +1 आया, एक की बढ़ोतरी हुई, एक की बढ़ोतरी हो गई, क्लियर। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। अब थर्ड देखो, थर्ड है
स्क्वायर ब्रैकेट इन द अबव एक्सप्रेशन यूज फॉर मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं जो आपके मोलर कॉन्सेंट्रेशन को शो करेगा। तो गाइज अगर हम बात करें रेट ऑफ डिपेरेंस ऑफ आर, यानी कि किस पर्टिकुलर रेट के साथ हमारा रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर का मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, खुद खत्म हो रहा है, तो वो हो जाएगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकिंग, यानी कि डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। अब गाइस कमी आ रही है इसीलिए हमने क्या लगाया, माइनस का साइन लगाया। नेक्स्ट देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, यानी कि आपका जब प्रोडक्ट बन रहा है तो वो अपीयर ही तो हो रहा है, तो बस इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकिंग, यानी कि गाइस डेल्टा पी ओवर टी, और आपके प्रोडक्ट का वैल्यू आया है पॉजिटिव में क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट सिंस, क्योंकि डेल्टा आर इज अ निगेटिव क्वांटिटी, जो हमारा डेल्टा आर है वो एक निगेटिव क्वांटिटी है, किसमें, रिएक्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। एज द कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीज, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इट इज मल्टीप्लाई विद -1, इसी वजह से हमने इसमें माइनस का साइन लगाया है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, टू मेक रेट ऑफ रिएक्शन अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि इसकी क्वांटिटी पॉजिटिव में आ जाए, ठीक है। तो गाइज अगर हम बात करें रिएक्शन की, एवव रिएक्शन, अब इसकी एवरेज रेट को हम कैसे निकालेंगे, तो आर एवरेज निकालने के लिए गाइज, समझने के लिए आपको पहले इस ग्राफ को समझना पड़ेगा, फिर उसके रेट की बात करेंगे। अब देखो एवरेज रेट डिपेंड ऑन द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, टाइम टेकन टू द चेंज अकर। अब गाइस इसको समझने के लिए ना हम लोग फिर से इस वाले डेटा के थ्रू, जो मैंने पीछे आपका डेटा ये बनाया था, इसके थ्रू हम लोग एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप इस ग्राफ से उसको इमेजिन कर पाओ। तो मैं लिख लूं T1, T2, T3, T4, T5, ठीक है। ये था आपका रिएक्टेंट, ये था आपका प्रोडक्ट, ठीक। जरा सा पेशेंस रखना है इसमें। 4 3 2 1 0 1 2 3 4 1 2 3, एक सेकेंड, 0 0। स्टार्टिंग में हमारा जब कोई भी रिएक्टेंट रिएक्शन नहीं करेगा तो 0 रहेगा, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। अब देखो मैं आपके सामने 2 ग्राफ बनाऊंगी, है ना, क्या कर रही हूँ, 2 ग्राफ बनाऊंगी। अब देखो समझो जरा, एक तरफ हम रखेंगे टाइम को और एक तरफ रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, राइट। चलो रखना शुरू करते हैं। टाइम क्या है, ये तो आपका मूल बिंदु हो गया, T1, T2, T3, T4, राइट, और T5 पहला, और ऊपर देखो R1, जस्ट अ मिनट, अरे यार जस्ट अ मिनट। अब देखो दूसरा R1, इसमें अब कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, देखो अब बात हो रही है कॉन्सेंट्रेशन की, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जरा गाइज, T1 टाइम पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट कितना था, 4 था, यानी कि यहां पर हम इसका बिंदु लगा दें, एक सेकेंड, यहां पर हम इसका बिंदु लगा दें। T2 टाइम पर इसका रिएक्टेंट था 3, लगा दिया। T3 टाइम पर इसका रिएक्टेंट था 2, T1 टाइम पर रिएक्टेंट था ये, और T5 टाइम पर रिएक्टेंट था 0। मतलब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आ रहा है, हमेशा ध्यान रखना ग्राफ फ्री हैंड खींचा जाता है, तो देखो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ सेम आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। अब हम इसके एक छोटे से सेक्शन में चेंज देखेंगे, अब हम इसके छोटे से सेक्शन में चेंज देखेंगे, तो मैंने वो सेक्शन ले लिया ये दोनों। चलो चेंज देखें, तो गाइज 2 पर्टिकुलर टाइम के बीच का चेंज लिया है ना मैंने, 2 पर्टिकुलर टाइम के बीच का चेंज लिया है ना, T2 माइनस T1, R2 माइनस R1 होता है कि नहीं होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर एवरेज हो जाएगा आपका, आर एवरेज इक्वल टू डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। यानी कि अगर मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर लिखूं तो क्या लिखूंगी,
R4 माइनस R3, ठीक है ना, R4 माइनस R3 अपॉन, अब टाइम देखो, उसी के करस्पॉन्डिंग टाइम देखो तो वो है T2 माइनस T1, ठीक है, कितना है T2 माइनस T1, राइट। तो गाइज ये आ गया आपका पहला। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में कमी आ रही है, यानी कि साइन कैसा आएगा, माइनस का, क्लियर। अब देखो नीचे वाले में देखो, दूसरे सेक्शन में सेम चीज, अब हम क्या करेंगे, सेम इसके लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 अपॉन T3 माइनस T2। तो इस तरीके से हमने इस ग्राफ के प्लॉट को समझ लिया, क्लियर। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको दूसरा ग्राफ समझाती हूँ, दूसरे ग्राफ में क्या है। अब देखो दूसरा ग्राफ, एक सेकेंड, अब दूसरे ग्राफ की तरफ अपन लोग चल रहे हैं। अब यहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में आपका आ जाएगा प्रोडक्ट, क्या आएगा, प्रोडक्ट। देखो जरा, टाइम के रेस्पेक्ट में हमने ले लिया प्रोडक्ट। अब गाइज हमने इसकी वैल्यू कैसे रखनी है, अब उल्टी रख देनी है वैल्यू, है ना, क्या करनी है, वैल्यूज को उल्टा रख देना है, राइट, देख पा रहे हो आप, तो बस रख दो आप उल्टी वैल्यूज। कैसे लिखोगे, जहां पर आपका 4 था वहां 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। अब आप देखो ग्राफ किधर जा रहा है, T1 पर आपका कॉन्सेंट्रेशन था 0, T1 पर, और सुनो हाँ, टेम्परेचर कितना जाएगा, T1 T2 T3, सही है, क्लियर, ठीक है जी। अब देखो टेम्परेचर जो हमारा जा रहा है ये T1 T2 T3, इसमें देखो जरा कि आपके 4 कॉन्सेंट्रेशन कब आ रहा है, T5 पर आ रहा है, यानी कि आपने डॉट कहाँ पे लगाना है, यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, बहुत हौच पौच हो रही है इसमें, 2 मिनट रुको जरा, ये साफ नहीं हो रहा, ठीक है, इतना हो गया, इतना काफी है। इसको जरा हम फिर से बनाते हैं, ये हो गया। अब देखो मैं लगाती हूँ 0 इधर है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो T1 के लिए हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है वो कितना जा रहा है, 1। दूसरा है T2 के लिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है 2, लगा दिया, ठीक है। T3 के लिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है 3, T4 के लिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है T4 और 5, T5 के प्रोडक्ट 5 है ही नहीं, ठीक है, और T5 के लिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है 0, क्लियर, यानी कि नीचे। तो अब आप ये देखो कि हमारा जो ग्राफ जा रहा है, मैं नीचे को अगर ले आऊँ तो यहाँ पे बिंदी लगा सकती हूँ दिखाने के लिए, ठीक है, ये 0। अब देखो अगर हमारा ग्राफ देखें तो कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, देखो ये जा रहा है आपका ग्राफ, ये, राइट, कुछ इस तरह से जा रहा है ना, यस, कुछ इस तरह से जा रहा है, नीचे को आपका झुकता जा रहा है, यानी कि आपका क्या हुआ, आपका जो चेंज आया, जो आपका पर्टिकुलर चेंज आया वो आपका क्या आएगा, वो आएगा डेल्टा P ओवर डेल्टा T, क्या आएगा, डेल्टा P ओवर डेल्टा T, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, प्रोडक्ट के लिए R एवरेज हो जाएगी, क्लियर। तो ये थे आपके 2 ग्राफ जिसने आपका ये क्लियर किया। अब नेक्स्ट देखो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम ऊपर वाले रिएक्शंस की बात करें, इट इज क्लियर दैट जो आपके यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन की, वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स है, क्लियर। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर कॉन्सेंट्रेशन आपका मोल लीटर इनवर्स में है और टाइम आपका सेकंड में है, तो गाइज आपकी होने वाली यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट देखो, अगर गैसियस रिएक्शन की बात करें तो आपके गैस का कॉन्सेंट्रेशन किसको एक्सप्लेन करता है, पार्शियल प्रेशर को, और यूनिट ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी, ATM सेकंड इनवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस द रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी कैन डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस रेट। हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ में, मोमेंट ऑफ टाइम के साथ में हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हैं, यानी कि तुरंत फास्टली होने वाली रेट ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें एवरेज रेट पता होना चाहिए स्मॉल क्वांटिटी के लिए। जैसे कि हम लोग क्या निकाल रहे थे, आर एवरेज बराबर डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी निकाले थे, आर एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी निकाले थे। तो ये हमको
पता होना चाहिए, ठीक है। व्हेन एट अप्रोचेस जीरो, जो कि आपके रिएक्टेंट को जीरो की तरफ कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था। अब बात करें मैथमेटिकली एक्सप्रेशन की, तो गाइस इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के लिए आपका आर एवरेज क्या होगा, माइनस डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी इजकल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, यानी कि जितना आपका रिएक्टेंट में कमी आएगी उतना ही आपके प्रोडक्ट में बढ़ोतरी होगी। अगर टाइम टी इजकल टू जीरो की बात करें तो आपका डी मतलब छोटा सा जो अमाउंट है उसमें जो आपका चेंज आएगा वो क्या आएगा, माइनस डी आर ओवर डी टी इजकल टू डी पी ओवर डी टी। डी ओवर डी टी किसको दिखा रहा है, एक छोटे से अमाउंट को, छोटे से सेक्शन में हुए चेंज को टाइम के साथ में शो कर रहा है। अब गाइज ये अभी ग्राफ मैंने जस्ट आपको समझाया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर दिखाया गया है कि गाइज जब आपका टेम्परेचर 200 है, 400 है, 600 है, 800 है, 1000 है, अगर मैंने ये टेम्परेचर ले लिया तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट, जो आपका रिएक्टेंट में कमी आई है वो क्या है, वो आपकी आ रही है 1.8, 0.6, 0.4, 0.2। तो यानी कि 200 पे आपका चेंज आया इतना, ठीक है, 0.8, 400 पे इतना और 600 पे इतना और 800 पे इतना, यानी कि इनको अगर हमने जोड़ दिया तो आपका एक क्या आया, कर्व्ड ग्राफ आया, यानी कि एक स्लोप आया, ठीक है। और ये किसके लिए, इंस्टेंटेनियस ब्यूटाइल C4H9 ब्यूटाइल क्लोराइड C4H9Cl के लिए ये ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन ग्राफिकली, है ना, जैसे कि मैंने आपको दिखाया बाय टेंजेंट। अब देखो टेंजेंट की बात करें तो गाइज ये हमारा टेंजेंट आया है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी आर ओवर डी टी, आर एवरेज इक्वल टू माइनस डी आर ओवर डी टी, यानी कि डेल्टा C4H9Cl अपॉन डी टी। टेम्परेचर कितना आया, इसके बीच में आया, 400 में से गया मतलब 200, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब बात कर लेते हैं रिएक्शन की। मान लो कि Hg और Cl आपस में रिएक्शन करके HgCl2 बना रहे हैं, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे गाइज, देखो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg अपॉन डेल्टा टी माइन इजकल टू Cl2। अब देखो Cl2 में भी कमी आई ना, तो यानी कि माइनस Hg2 डेल्टा Cl2 ओवर dt और इजकल टू किसके हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट के, जो कि पॉजिटिव में होगा, यानी कि माइनस HgCl2 ओवर डेल्टा टी। ये दोनों आपके निगेटिव में होंगे और ये वाला आपका पॉजिटिव में होगा, और ये किसके, ये सारे आपके इक्वल में होंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखो, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट इज सेम एज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। जो आपका जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट में कमी आती जाती है वैसे वैसे आप रिएक्टेंट में कमी आती जाती है, वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट में अपीयरेंस बढ़ता जाता है, यानी बढ़ोतरी होती जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, जिसमें आपके 1 मोल HI, 1 मोल H2 और 1 मोल I2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसकी रिएक्शन कैसे हो जाएगी, ट्वाइस HI एरो ट्वाइस H2 और I2 में फॉर्मेशन होगा। अब इसमें अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो गाइस किसके इक्वल होगा, ये द स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल टू 1। इनका जो स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट आएगा वो आपकी इक्वल टू 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट का डिसअपीयरेंस हो रहा है और जो रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस हो रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में डिवाइडेड है ना, इज डिवाइडेड बाय देयर रेस्पेक्टेड कोएफिशिएंट्स। ये आपके स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट के कोएफिशिएंट के कांस्टेंट में डिवाइडेड है, यानी कि 2 का 1 बन गया है। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसकी क्वांटिटी में थोड़ी सी कमी होती है। सिंस द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI इज ट्वाइस, क्योंकि आपका जो रेट है कंजम्पशन का वो ट्वाइस है, तो बनने वाले H2I2 आपके 1 मोल होंगे, ठीक है। देन द टर्म HI इज डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये हो जो आपका टर्म HI है उसे हम 2 से डिवाइड करके लिखेंगे, यानी कि माइनस डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T 1/2 डेल्टा HI ओवर डेल्टा T, यानी कि आपका जो चेंज आएगा HI का उसको हम 2 से डिवाइड करके लिखेंगे। वहीं पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो इनको 1 से डिवाइड करके लिखेंगे, इसीलिए इस तरीके से लिख दिया। सिमिलरली फॉर द रिएक्शन, अब दूसरी आपके लिए रिएक्शन दी है 5Br BrO3 6H+, एरो लगा के Br2 और H2O। तो गाइज इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालोगे, तो 1/5 चेंज इन Br माइनस आयन अपॉन dt, फिर
डेल्टा BrO3 आयन अपॉन dt इज इक्वल टू 1/6 चेंज इन H प्लस आयन ओवर dt इज इक्वल टू, अब ये पॉजिटिव में आ जाएंगे, 1/3 चेंज इन Br2 ओवर dt एंड 1/3 चेंज इन H2O ओवर dt. For a gaseous reaction at constant temperature, एक constant temperature पे क्या होगा, जो आपका concentration होगा वो आपके partial pressure के directly proportional होगा. इसका मतलब अगर हम बात करें इसके expression की तो वो क्या होगा, rate of change in partial pressure of reactant and product. जैसे जैसे आपके reactant के partial pressure में change आएगा वैसे वैसे आपके product के partial pressure में भी change आएगा. तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे. चलिए बच्चे, अभी के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.